नमस्कार और स्वागत है। आज की चर्चा एक पहेली को सुलझाने जैसी है। हमारे देश का एक पासपोर्ट पर नाम इतने सारे, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये नाम आखिर आए कहाँ से? आज हम इन्हीं नामों की परतों को एक एक करके हटाएंगे और देखेंगे कि हर नाम के पीछे कहानी क्या है। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं, पत्थर पर खुदे हुए शिलालेख हैं और पुराने नक्शे भी। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस जमीन के टुकड़े को यहाँ रहने वालों ने और बाहर से आने वालों ने क्या-क्या नाम दिए। आइए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा सिर्फ नामों की नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हमारी पहचान वो कैसे बनी। ये नाम हमें बताते हैं कि कैसे भूगोल, भाषा, व्यापार और राजनीति ने मिलकर इस उपमहाद्वीप की कहानी गढ़ी है, और वो कहानी आज भी जारी है। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहला नाम कौन सा था? सबसे पुरानी पहचान की बात करें तो हमें ऋग्वेद को देखना होगा। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब कोई नक्शे नहीं थे, तब लोग इस जमीन को कैसे पहचानते थे? नदियों से। और इसीलिए हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में इस इलाके का नाम सप्त सैंधव मिलता है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का देश। ये तो सुनने में ही बहुत काव्यात्मक लगता है ना? और ये पहचान पूरी तरह से भूगोल पर आधारित थी। सैंधव शब्द सिंधु से आया है, जिसका मतलब था सिंधु नदी या कोई भी बड़ी नदी। तो यह उस उत्तर पश्चिमी इलाके का नाम था जिसे 7 नदियां सींचती थी। ये एक तरह से इस भूमि का पहला दर्ज किया गया नाम था, जो यहीं के लोगों ने दिया था। और इसके बाद महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में हमें और भी नाम मिलने लगते हैं। सही कहा? हाँ, बिल्कुल। समय के साथ जब सभ्यता और फैली तो नाम भी बड़े हो गए। महाभारत में 2 बहुत दिलचस्प नाम सामने आते हैं, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप। भारतवर्ष। भारतवर्ष का मतलब है भरत का देश। ऋग्वेद में भरत एक बहुत कह सकते हैं ताकतवर कबीले का नाम था। बाद में यही नाम कई महान राजाओं से जुड़ा और धीरे धीरे पूरे देश की पहचान बन गया। एक मिनट, दूसरा नाम आपने कहा जम्बूद्वीप। इसका मतलब तो हुआ जामुन के पेड़ों का द्वीप। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता इतने बड़े उपमहाद्वीप के लिए? मतलब इसका कोई गहरा मतलब था या ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी? बहुत अच्छा सवाल है। पहली नज़र में ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि उस समय लोग अपनी पहचान को प्रकृति से कितना कितना जोड़कर देखते थे। जामुन का पेड़ यहाँ बहुत आम था, तो ये एक बहुत ही सरल और ज़मीन से जुड़ी भी पहचान थी। समय के साथ ये एक भौगोलिक नाम से ज़्यादा एक सांस्कृतिक पहचान बन गया, जो इस पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोता था। और क्या हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत है, मतलब ग्रंथों के अलावा, कि ये नाम वाकई इस्तेमाल होते थे? हाँ, बिल्कुल है। और वो सबूत पत्थर पर खुदा हुआ है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में। लगभग 250 ईसा पूर्व के अपने एक शिलालेख में अशोक ने अपने पूरे विशाल साम्राज्य को जम्बूद्वीप कहा है। और उस समय उनके साम्राज्य में आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल था। तो ये सिर्फ एक साहित्यिक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक सच्चाई भी थी। तो फिर भारत नाम का चलन कब ज्यादा बढ़ा? जम्बूद्वीप से भारत तक का सफर वो कैसे हुआ? कुछ सदियों बाद विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भारत नाम को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। इसमें एक श्लोक है जो कमाल का है, क्योंकि वो आज भी उतना ही सच लगता है। कौन सा श्लोक? श्लोक कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। इसका मतलब है, वो देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों यानी हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। ये तो कमाल है, क्योंकि आज भी हम भारत की कल्पना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही करते हैं, ऊपर हिमालय और नीचे 3 तरफ समुद्र। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये परिभाषा उस वक्त के पूरे उपमहाद्वीप पर लागू होती थी? मतलब क्या दक्षिण के राज्य भी खुद को इसी भारत का हिस्सा मानते थे? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। ये सोच सिर्फ उत्तर तक सीमित नहीं थी। लगभग 2000 साल पुराने एक तमिल साहित्य में एक राजा की तारीफ में कहा गया है कि उसका राज दक्षिण में कुमारी मतलब कन्याकुमारी से लेकर उत्तर के महान पर्वतों तक फैला था। इससे ये साफ पता चलता है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इस पूरे भूभाग को
एक इकाई के रूप में देखने की समझ बहुत पहले से मौजूद थी। ये तो हुई बात कि इस जमीन पर रहने वाले लोग इसे कैसे देखते थे, एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे थे, व्यापारी, यात्री या हमलावर, उनकी नजरों में ये क्या था? उन्होंने हमें क्या नाम दिया? यहीं से इंडिया की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। और ये कहानी भी सिंधु नदी से ही शुरू होती है, लेकिन एक अलग रास्ते से। इसकी जड़ें प्राचीन ईरान यानी फारस से जुड़ी हैं। जी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब फारसी सम्राट ने सिंधु नदी के आसपास का इलाका जीता, तो उन्होंने उसे सिंधु ही कहा। लेकिन यहाँ भाषा ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। सही पकड़ा आपने। प्राचीन फारसी भाषा में स की ध्वनि अक्सर ह की तरह बोली जाती थी। जैसे हम सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं, कुछ वैसा ही। तो उनके लिए सिंधु बन गया हिंदू। उनके शुरुआती लेखों और शिलालेखों में सिंधु नदी के पार की जमीन को हिंद, हिदू या हिंदू कहा गया। अच्छा, तो हिंदू शब्द का धर्म से पहले भूगोल से लेना देना था। ये बात तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। हम इस शब्द को हमेशा धार्मिक संदर्भ में ही देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। उस जमाने में हिंदू का मतलब किसी धर्म का अनुयायी होना नहीं था। ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान थी, वो इंसान जो सिंधु नदी के उस पार रहता है। धर्म का अर्थ तो इसमें कई सदियों बाद जुड़ा। तो फिर हिंदू से इंडिया तक का सफर कैसे तय हुआ? ये एक तरह का, क्या कहेंगे, टेलीफोन गेम जैसा था जो सदियों तक चला। सिंधु से फारसी में बना हिंदू, और जब प्राचीन यूनानियों मतलब ग्रीक्स ने फारसियों से इस जमीन के बारे में सुना, तो उनकी भाषा में ह की ध्वनि नहीं थी। ओहो, तो ह गायब हो गया। हाँ, हिंदू बन गया इंडो। इसी इंडो से उन्होंने यहाँ के लोगों को इंडोई और जमीन को इंडिके कहना शुरू कर दिया। और इसी से आखिरकार अंग्रेजी का शब्द इंडिया बना। एक छोटी सी ध्वनि ने नाम का पूरा सफर तय कर दिया। जरा सोचिए, एक नदी का नाम भाषा के अलग अलग पड़ावों से गुजरता हुआ आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान बन गया। जी? क्या दूसरे देशों ने भी इसी तरह के नाम अपनाए? हाँ, कई देशों ने। जैसे प्राचीन चीन के लोग भी भारत से व्यापार और धर्म के लिए जुड़े थे। उन्होंने भारत के लिए यंतु या यंदू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो साफ तौर पर सिंधु से ही निकले हैं। मैंने त्यांजू शब्द भी सुना है। हाँ, त्यांजू भी सिंधु से ही बना है, लेकिन इसका एक और दिलचस्प मतलब भी हो सकता है, स्वर्ग का स्वामी या स्वर्ग तुल्य भूमि। ये दिखाता है कि बुद्ध की धरती होने की वजह से चीन के लोगों के मन में भारत के लिए कितना सम्मान था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, उसमें एक भावना भी जुड़ी थी। और हिंदुस्तान शब्द, ये कहाँ से आया? ये तो आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान शब्द में हिंदू तो फारसी से आया, और स्थान का मतलब होता है जगह या भूमि, जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान। इस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल करीब 1800 साल पहले एक फारसी शिलालेख में मिलता है। हाँ, और मुगल काल में ये नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। बाबरनामा जैसे ग्रंथों में हिंदुस्तान का जिक्र बार बार आता है, जहाँ बाबर यहाँ के भूगोल, मौसम और लोगों के बारे में बात करता है। सही कहा। तो धीरे धीरे हिंदुस्तान पूरे उत्तर भारत और फिर लगभग पूरे उपमहाद्वीप के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो अब हमारे पास दो मुख्य धाराएं हैं, एक भारत की जो यहाँ की अपनी पहचान से निकली, और दूसरी इंडिया की जो बाहरी दुनिया के साथ हमारे रिश्तों से बनी। जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनाने की बारी आई, तो ये एक बड़ा सवाल रहा होगा कि देश का आधिकारिक नाम क्या हो। ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये संविधान सभा की सबसे दिलचस्प और भावुक बहसों में से एक था। तो क्या हुआ था उस बहस में? क्या राय थी लोगों की? राय बटी हुई थी। कुछ सदस्यों का जोर था कि देश का नाम सिर्फ भारत या भारतवर्षी होना चाहिए। उनका तर्क था कि इंडिया नाम वो गुलामी की याद दिलाता है, ये विदेशियों का दिया हुआ नाम है, हमें अपनी प्राचीन पहचान को अपनाना चाहिए। सेठ गोविंद दास और कमलापति त्रिपाठी जैसे नेता इस विचार के प्रबल समर्थक थे। और दूसरी तरफ क्या तर्क थे? दूसरी तरफ के सदस्यों का, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग शामिल थे, उनका मानना था कि इंडिया नाम को छोड़ना अव्यावहारिक होगा। पूरी दुनिया सदियों से हमें इंडिया के नाम से जानती थी। हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, हमारी पहचान सब इंडिया नाम से जुड़ी थी। इसे एकदम से बदल देना भ्रम पैदा कर सकता था। तो फिर समाधान कैसे निकला? समाधान एक बहुत ही खूबसूरत और समझदारी भरे वाक्य में निकला, जो आज हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में दर्ज है। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत। बिल्कुल। यह सिर्फ एक समझौता नहीं था,
ये नए भारत की पहचान को परिभाषित करने का एक बहुत बड़ा बयान था। संविधान निर्माता ये कह रहे थे कि हम अपनी हजारों साल पुरानी विरासत यानी भारत को भी पूरे गर्व से अपनाते हैं और दुनिया से जुड़े अपने आधुनिक स्वरूप यानी इंडिया को भी। ये अतीत और भविष्य को एक साथ लेकर चलने की सोच थी। ये वाक्य दोनों भावनाओं का सम्मान करता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ हो जाती है, हमारे देश के नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये इतिहास की परतें हैं। भारत, जम्बूद्वीप, सप्त सैंधव जैसे नाम हमें बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने इस भूमि को कैसे देखा, इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को कैसे महसूस किया। और वहीं हिंदू, इंडोई, इंडिया और हिंदुस्तान जैसे नाम ये दुनिया के साथ भारत के हजारों साल पुराने रिश्तों की कहानी कहते हैं। ये व्यापार की कहानी है, विचारों के आदान प्रदान की कहानी है और हाँ, आक्रमणों की भी कहानी है। ये नाम इस बात का सबूत हैं कि ये भूमि हमेशा से दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र रही है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आता है। किसी भी जगह के नाम अक्सर दो कहानियां बताते हैं। एक कि वहां के लोग खुद को कैसे देखते हैं और दूसरी कि बाकी दुनिया उन्हें कैसे देखती है। भारत के मामले में ये दोनों कहानियां साथ साथ चलती हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया में और भी ऐसी जगहें हैं जिनके नामों का ऐसा ही दोहरा इतिहास है और ये उनके अतीत और आज के बारे में हमें क्या बताता है। ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।